क्लियर आ रही है? अच्छा, वैसे तो हम लोगों ने ये CSS की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं और हमारे काफ़ी बच्चे वहाँ से देख भी चुके हैं। लेकिन जूम पर ये होगा क्या आसानी, क्या आपको क्वेश्चन आंसर करने में ज़रा आसानी होगी? ठीक है। अच्छा नाम, तो एक काम करें, अ, हम 1-2 मिनट के बाद शुरू करते हैं। इन द मीन टाइम आप ये करेंगे हिस्ट्री को छोड़ करके और बाकी पैराग्राफ जरा 1-2 दफ़ा पढ़ लें आप लोग। अच्छा नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए CSS जो है वो पाकिस्तान में बहुत पहले से है और पहले ये सिंपल था, लेकिन 1990s में ये फिर इसको वैल्यू एडिशन टैक्स किया गया। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना वैल्यू एडिशन टैक्स, VAT, वैट, तो ये हम देखते हैं कि साहब वैट सिस्टम होता क्या है। ओके। अच्छा, वैट सिस्टम समझाने के लिए हम ये करेंगे कि पहले एक एग्जांपल लेंगे, हमारी एग्जांपल नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2.4 उसको। अच्छा, वो जो 2.4 की एग्जांपल है वो प्योर वैट सिस्टम है, यानी कि वो पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं है। क्योंकि हुआ ये कि वैट सिस्टम पहले अप्लाई किया गया यूके में। अच्छा, वहाँ वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सोचा ये कि हम भी वैट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, जब यहाँ उन्होंने अप्लाई किया तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम कुछ और, उनके सिस्टम कुछ और हैं। कहाँ हम लोग, कहाँ वो लोग। ओके। तो अब ऐसे में वो सिस्टम यहाँ एज इट इज तो नहीं चल सका, तो बजाय से कि हम रिवर्ट बैक करते और हम वापस आते अपने पुराने सिस्टम पर, हमने उसी वैट सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना शुरू की और इतनी चेंजेस की कि पाकिस्तान में आके तो उसका अशर नशर हो गया। ओके। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि वैट सिस्टम होता क्या है। ओके। अच्छा, इसके लिए अगर आप निकालें ज़रा एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी 2.4। अच्छा, इससे पहले चलें एक काम और करते हैं कि बजाय से कि हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखें, हम एक चार्ट बना लेते हैं कि जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं सेक्स में वो कौन कौन सी हैं। ओके। तो अभी सिर्फ हम एक चार्ट बना रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, तो अभी हम हर चीज़ आपको यहाँ समझाएंगे नहीं, लेकिन कुछ चीज़ थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, ओके, सबसे पहली बात तो ये कि एक होता है इनपुट टैक्स। अच्छा, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट डिशेज पर जो हम सेस टैक्स जमा कराते हैं उससे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। या फिर हम लोकल परचेज करेंगे तो लोकल परचेज करते वक्त जो हम सेस टैक्स पे करते हैं अपने सप्लायर को, उससे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ओके। उसके बाद फिर आपके पास है आउटपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स क्या है? जब आप सेल करेंगे ना कोई चीज़, तो अपने कस्टमर से जो आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो सेल पर जो सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उससे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। और जो परचेज के वक्त या इम्पोर्ट के वक्त जो पे किया जाता है उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। ओके। अच्छा, इसके बाद फिर एक और कंसेप्ट है, वो है फर्दर टैक्स। अच्छा, फर्दर टैक्स ये है कि सेल्स टैक्स में नॉर्मल रेट है वो है 17%, 17% है। और लेकिन होगा ये कि अगर आप किसी को माल सप्लाई कर रहे हैं और वो जो माल आपने सप्लाई किया, तो कस्टमर अगर मिसाल के तौर पर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप 17% से चार्ज करेंगे, और अगर कस्टमर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे, उसका रेट है 3%। ठीक है। तो यहाँ हम 17% वाइज में अलग शो करते हैं और
3% अलग शो करते हैं। ओके, और अगर आप मैं आपको सेल कर रहा हूँ और आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर तो हम 17% ही चार्ज करेंगे। अच्छा, उसका फिर एक है एक्स्ट्रा टैक्स, या आप लिख लें, ये जब पैराग्राफ आएगा तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उसका देखिए एक्सेस इनपुट टैक्स। अच्छा देखिए, एक्सेस इनपुट टैक्स ये है कि इनकम टैक्स में टैक्स पीरियड होता है एवरी ईयर। हम साल की बेसिस पे वर्किंग करते हैं और साल में एक दफा रिटर्न जमा कराते हैं। लेकिन इनकम सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड है एवरी मंथ। हर महीने हम सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। कब जमा कराते हैं? फरवरी जनवरी की आपकी सारी जो वर्किंग है, जनवरी की जितने आपकी ट्रांजेक्शन हैं, उसका आप सेल्स टैक्स वर्कआउट करेंगे और रिटर्न जमा कराएंगे 15 फरवरी को। तो हर महीने की 15 को पिछले महीने का रिटर्न जमा होगा। ओके, अच्छा तो हम बात ये करते हैं कि अब किसी महीने में ऐसा हो सकता है कि आपका सेल कम हो आपकी और आपकी परचेज ज़्यादा हो, क्लोजिंग स्टॉक हो आपके पास, ये हो सकता है ना। ओके, तो अब ऐसे में अगर आपकी सेल्स कम है और परचेज ज़्यादा है तो उस सूरत में आएगा एक्सेस इनपुट टैक्स, कि किसी महीने में इनपुट ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो। ओके, तो अब वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इस एक्सेस इनपुट टैक्स का आप क्या करेंगे। इसको हम बेसिकली कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो कब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो भी देखते हैं। ओके, इसके बाद फिर अब आप लिखिएगा जरा एक्सेस टैक्स कलेक्शन। अच्छा, ये है बाय मिस्टेक, होता ये है कि सेल्स टैक्स में नोटिफिकेशन अच्छे खासे आते रहते हैं। अच्छा, कभी एक नोटिफिकेशन आया कि एक पर्टिकुलर गुड्स जो है वो पहले टैक्सेबल था, अब एग्जाम्प्ट हो गया, या पहले एग्जाम्प्ट था और अब टैक्सेबल हो गया। तो अब होता क्या है कि मैं आपको मिसाल दूँ, अगर मिसाल के तौर पर मैं होलसेलर हूँ, आप रिटेलर हो। ओके, अच्छा मैं तो 20-25 आइटम होलसेल कर रहा हूँ। ओके, तो अब ऐसे में किसी एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि वो एग्जाम्प्ट हो गया है। अच्छा, मैंने वो नोटिफिकेशन, वो SRO मैंने नहीं देखा और मैं आपको सेल करते हुआ से चार्ज करता रहा। अच्छा, आपको भी नहीं पता था, वरना आप मुझे उसी को बताए थे, तो आप भी सेल्स टैक्स पे करते रहे। और उसके जब आपने रिटेलर को सेल किया तो जो एंड यूजर को सेल किया, आप रिटेलर हैं, तो आपने एंड कंज्यूमर से सेल्स चार्ज कर लिया, उसको तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता। ओके, तो अब ऐसे में बाय मिस्टेक हमने आपसे सेल्स कलेक्ट किया है, तो जैसे ही पता चलेगा, लेट्स से 15 डेज के बाद पता चला, तो ये सेल्स मुझे आपको वापस करना चाहिए या FBR को, ठीक है ना। तो उसमें होने का दो केसेस हैं, एक केस में हम आपको रिफंड कर देंगे और दूसरे केस में हम FBR को पे करेंगे। तो ये बेसिकली कलेक्शन बाय मिस्टेक है। ओके, तो ये हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, उसका फिर अब है टैक्स फ्रैक्शन। अच्छा, टैक्स फ्रैक्शन वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पर हमें सेल्स की फिगर अलग से गिवन ना हो। देखिए, होता ये है कि जैसे अगर हमने परचेज किया है, ओके, 5 मिलियन रुपीज़ का, और ये परचेज की फिगर है, इसमें सेल्स शामिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पर हमने कितना सेल्स पे किया है, कितना हमारा इनपुट टैक्स है, हम 5 मिलियन का 17% वर्कआउट कर लेंगे। कैसे? 17 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन। तो अब जो फिगर आएगी वो सेल्स की फिगर होगी। ओके, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है एग्जाम क्वेश्चन में भी, कि वो आपको बताते हैं कि आपने परचेज किया है 6 मिलियन और ये 6 मिलियन में सेल्स की फिगर शामिल है। ओके, इसका मतलब है वो कि अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि हमने कितना इनपुट टैक्स पे किया है, तो हम स्ट्रेट 17 डिवाइड बाई 100 नहीं कर सकते। अच्छा, वैल्यू थी 100, सेल्स मिला के हो गई 117, तो अब आप क्या करेंगे, 17 डिवाइड बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 6 मिलियन। तो अब जो फिगर आएगी वो से इनपुट टैक्स की होगी। तो टैक्स फ्रैक्शन फॉर्मूला वहाँ इस्तेमाल करना हमें 17 डिवाइड बाय 117, कि जहाँ आपको क्वेश्चन में फिगर बता दी जाए कि जो फिगर है ये है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ओके, अब सुनिए, एग्जामिनेशन में अगर कुछ मेंशन ना किया जाए, सिर्फ फिगर्स गिवन है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सारी फिगर जो गिवन है वो एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। ओके, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो जो इनवाइस बनती है जो हमारे सप्लाई ने बनाई है, उसमें वो सेल की फिगर अलग बताएगा और सेल्स टैक्स की फिगर अलग बताएगा। ओके, उसके बाद अब ये है रेजिडुअल इनपुट टैक्स। अच्छा, रेजिडुअल इनपुट टैक्स आप लिख लें,
लेकिन कहीं पर इसको एरो मार्क करके लिख लें। इसके लिए हम प्रैक्टिकली हमें जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होती है कॉमन इनपुट टैक्स। ठीक है ना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये पॉसिबिलिटी है कि हम कोई एक रॉ मटेरियल परचेज करें और उससे दो प्रोडक्ट बनाएं, और एक प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हो, दूसरी टैक्सेबल हो। तो अब जो इनपुट टैक्स हम उसकी करेंगे अपोर्शनमेंट, कैसे करेंगे वो फिर आगे जाके हम देखेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद अब यही जो रेजिडुअल इनपुट टैक्स है, हम इसके करेंगे अपोर्शनमेंट, उसका फॉर्मूला आएगा। और इसी अपोर्शनमेंट में एक होगा प्रोविजन एडजस्टमेंट, एक होगा फाइनल एडजस्टमेंट। तो जब हम अपोर्शनमेंट के फॉर्मूले पर आएंगे तो फिर देखेंगे कि ये प्रोविजन और फाइनल क्या चीज़ है। फिर आप चीज़ें लिखें मिनिमम वैल्यू एडिशन क्या होता है। हम आज की क्लास में या मोस्ट प्रोबेबली कल की नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा देखिए, ये चार्ट मैंने क्यों बनवाया है, इसलिए कि आप देख रहे हैं जो डिफरेंट टर्म इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि मिलती जुलती हैं, जैसे कि एक्सेस इनपुट टैक्स, एक्सेस टैक्स कलेक्शन, रेजिडुअल इनपुट टैक्स, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टैक्स। तो मिसाल के तौर पर आ जाए क्वेश्चन आए एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में और आप लिख के आ जाए एक्सेस इनपुट टैक्स, तो मार्क्स तो कटेंगे। या एक्सेस इनपुट टैक्स के बारे में क्वेश्चन आए और आप लिख के आ जाए एक्सेस टैक्स कलेक्शन, तो आपके मार्क्स तो कटेंगे। ओके, अच्छा। इसके बाद अब हम एक काम ही करते हैं कि ये सारे पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम निकालते हैं पैराग्राफ नंबर 2.4। पहले हम आते हैं पैरा नंबर 2.4। अच्छा, ये हमारी एग्जांपल जो है ये प्योर वेट एग्जांपल है, ये पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आकर के वेट की तो बाट लग चुकी है। ओके, तो बात है कि साहब ये प्योर वेट सिस्टम क्या होता है, ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक होती है सप्लाई चेन, पहले उसको आप समझ लें। देखिए, अगर हमें कंप्लीट सप्लाई चेन की बात करें तो होता है कि साहब सबसे पहले क्या किया कि मैन्युफैक्चरर ने सॉरी कमर्शियल इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया, इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया, फिर उसने माल बेचा किसको, होलसेलर को। ये रॉ मटेरियल का होलसेलर है। फिर माल किसके पास आया, मैन्युफैक्चरर के पास। फिर वहां से माल मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आया होलसेलर के पास। ये एक और होलसेलर है, ये फिनिश गुड्स का होलसेलर है। फिर माल किसके पास आ गया, रिटेलर के पास, और फिर एंड कंज्यूमर के पास। ये हमारी एक कंप्लीट सप्लाई चेन है। तो फिलहाल हम कंप्लीट सप्लाई चेन की बात करेंगे। ओके, और लेकिन जरूरी है कि हर केस में ये सप्लाई चेन पूरी मौजूद हो, इसलिए कि बाजू का क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर खुद भी रिटेलर को माल सप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कुछ लोग करते हैं। अच्छा, बाजू का क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर खुद ही इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, ओके। तो अब ऐसे में हम एक कंप्लीट सप्लाई चेन की बात करें। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, हमने ये जूम किया है कि हमारी सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं वो सब के सब रजिस्टर्ड हैं एंड यूजर के अलावा। जो कंज्यूमर है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, लेकिन इंपोर्टर से लेकर के और रिटेलर तक सब लोग रजिस्टर्ड हैं। और हमने इसमें बता दिया आपको कि जो कमर्शियल इंपोर्ट के अलग से रूल्स हैं रिटेलर्स के, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम प्योर वैट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा काम करें, आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो आप ले लें जरा। आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया और उसकी इंपोर्ट वैल्यू है 9200। तो फिगर्स तो आपके सामने लिखी है बुक्स में, लेकिन अगर आप खुद वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर जरूर समझ में आ सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन बहरहाल ठीक है। अच्छा, चले 9200, इसका जरा वर्कआउट करें 17%, फिगर क्या आ गई 1564। तो जो 1564 है ये हमारा इनपुट टैक्स है, और जैसे हमने इंपोर्ट किया ये सेल्स टैक्स हमने पे किया। जब तक हम कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स पे नहीं करेंगे हमें कस्टम डिपार्टमेंट से माल नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, उसके बाद जब इसे इंपोर्ट कर लिया तो अब इसने का इसका मार्जिन कितना है 1800। तो इसने कहा साहब 9200 की परचेज है, मतलब इम्पोर्ट है, और 1800 का मार्जिन ऐड किया, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई 11,000। तो 11,000 को उसने क्या किया कि 1870 से चार्ज किया और इनवाइस बना दी। अब इसका इनपुट टैक्स है 1564, ये ऑलरेडी पे कर चुका है। इसने कस्टमर से कितना चार्ज किया है 1870। तो डिफरेंस उसने अपने रिटर्न का शेयर जमा करा दिया। अब सुनिए, ये जो इम्पोर्टर है ये दो दफा सेल्स टैक्स पे कर रहा है, एक इम्पोर्ट डिशेज पर
और एक जब उसने सेल किया, ठीक है, और फिर जो कस्टमर से उसने चार्ज किया, तो बात के साथ उसने क्या किया, 1564 पे किया इम्पोर्ट एक्सचेंज पर। अच्छा, इसकी पेमेंट की कोई डेट फिक्स नहीं है। जब भी आप इंपोर्ट करेंगे और जब भी आपको माल क्लियर कराना होगा ना, तो आप से जमा कराएं, कस्टमर जमा कराएं, माल उठा लें आप। ओके, तो इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो 306 पे किया गया है, इसकी डेट कौन सी फिक्स है? क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन हैं, इंपोर्ट भी और सेल भी, जनवरी के महीने में, तो ये 306 रुपये कब पे करेगा? फरवरी की 15 को। ओके। अच्छा, अब आपने देखा ये जो कमर्शियल इंपोर्टर है, क्या ये सेल्स अपनी जेब से पे कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए किसने क्या किया, 1564 इनिशियली अपनी जेब से पे किया, लेकिन जब उसने कस्टमर से चार्ज किया 1870, तो उसमें से 1564 जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, वो उसने अपनी जेब में डाल लिया, और जो ज्यादा उसने कलेक्ट किया है कस्टमर से, वो उसने एफबीआर को दे दिया। इट मीन्स कि जो इम्पोर्टर है वो अपनी जेब से सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहा है। ओके। अच्छा, अब मैं कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करूंगा होलसेलर के रेफरेंस से। देखिए, होता ये है कि जब भी कोई इंपोर्टर हो या होलसेलर हो या रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर कोई भी हो, जब भी कोई बंदा रजिस्टर्ड होता है, तो वो जब सेल्स टैक्स पे करता है, तो वो उसके लिए परचेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, वो उसके लिए बैलेंस शीट का आइटम होता है। इसलिए कि ना, अगर आपने कोई चीज़ पे की है और वो आपको किसी से रिकवर करनी है, तो वो आपका एसेट होता है, एक्सपेंस होता है? वो तो आपका एसेट होता है ना। तो यही वजह है कि जो 1870 है, तो उसने ये नहीं कहा कि उसकी परचेज प्राइस 12,870 रुपये, नहीं, उसने कहा परचेज प्राइस कितनी है, 11,000 रुपये, और 1870 बैलेंस शीट का आइटम है। अच्छा, इसका मार्जिन कितना है, 600। तो इसने बेचा कितने में, 11,600 में। तो 11,600 का 17%, 1972। तो इसका इनपुट टैक्स था 1870, आउटपुट टैक्स था 1972, डिफरेंस उसने एक बैग में जमा करा दिया। जरा काम करेंगे, ये भी कंसेप्ट मुकम्मल नहीं हुआ, मैं भी इसे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। इसको आप कॉपी कर लें कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। वैल्यू एडिशन इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड सेल वैल्यू। इसको जरा आप लिख लो, डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड सेल वैल्यू। ठीक है, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब सुनिए, देखिए कोई बात ये है कि ये जो हमारा इम्पोर्टर था ना, इसने भी दो दफा सेल्स टैक्स पे किया है। एक इम्पोर्ट के बाद डायरेक्टली एफबीआर को, और 306 रुपये ये भी उसने एफबीआर के जमा कराया है। ओके। लेकिन जो हमारा होलसेलर है, उसने उसने भी दो दफा सेल्स टैक्स पे किया है, लेकिन उसने परचेस के वक्त सेल्स टैक्स किसको पे किया है, अपने सप्लायर को। तो लोकल परचेस करते वक्त आप डायरेक्टली एफबीआर के पास टैक्स जमा नहीं कराते, आप सेल्स पे करते हो किसको, अपने सप्लायर को। और जो हम एफबीआर के पास जमा करा रहे हैं वो कौन सा है, 102। अच्छा, अब एक काम करें, मुझे जरा नंबर 2 पे बताइएगा कि इसके पार्ट पर वैल्यू एडिशन की अमाउंट कितनी है। इसकी सेल वैल्यू कितनी है, 11,000। परचेस प्राइस कितनी है, हाँ परचेस प्राइस है 11,000, सेल वैल्यू है 11,600। तो वैल्यू एडिशन कितने होंगे, 600। जरा एक काम करें, आप 600 का 17% तो वर्कआउट करें जरा, कितना हो गया, 102। यानी ये एफबीआर के पास जब रिटर्न जमा कराता है, तो जो टैक्स पे करता है वो होता है वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन टैक्स। अच्छा, इसी के साथ देखें इंपोर्टर के पार्ट पर, इंपोर्टर की परचेस प्राइस कितनी है, 9,200 इंपोर्ट वाली परचेस प्राइस होती है ना, और सेल कितने में किया उसने, 11,000 में। तो उसके पार्ट पर वैल्यू एडिशन की फिगर बोलो, 1,800। आप जरा 1,800 का 17% वर्कआउट करो, ये कितना हो गया, 306। ओके। तो अब आपको बात समझ में आ गई
कि जो हम रिटर्न जमा कराते हैं उस वक्त जो हम सेल्स टैक्स पे करते हैं उसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट सिस्टम यही है। ओके, अच्छा उसके बाद फिर अब एक काम करेंगे, है तो चीज आसान, लेकिन अगर मैं नंबर 2 के आपको एंट्री बता दूं तो देखिए इसने क्या किया, परचेज किया, परचेज को डेबिट किया 11,000, सेल्स टैक्स जो कि बैलेंस शीट का आइटम है उसने डेबिट किया 1870, उसको भी जरा कॉपी कर लें, और पेबल को उसने बैंक को क्रेडिट कर दिया पूरी अमाउंट से 12,870 से। इसे किसे सेल की एंट्री क्या पास करेगा, ये अकाउंट रिसीवेबल टोटल अमाउंट से डेबिट किया है, ये टोटल अमाउंट क्या है 11,600 प्लस 1972, और सेल्स जो है वो 11,600 है, और जो सेल्स टैक्स है वो है 1,972। तो अब आपको देखें सेल्स टैक्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितनी फिगर है 1972, डेबिट साइड पे कितनी फिगर है 1870, तो पेबल हो गया 102 रुपए, ठीक है ना। तो ये वैट उसको इसलिए कहते हैं कि हर बंदा अपनी अपनी वैल्यू एडिशन पर एफबीआर को सेल्स टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि हाँ इम्पोर्टर क्या है कि दोनों दफा जो सेल्स टैक्स पे करता है वो एफबीआर को पे करता है, इसलिए कि इम्पोर्ट तो परचेज कर रहा है फॉरेनर से, ठीक है ना, तो उसका तो हमारे सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब लोकल सेल की बात आती है, लोकल परचेज की बात आती है, तो नंबर 2 में आप देखिएगा ये होलसेलर भी 2 दफा सेल्स टैक्स पे कर रहा है, एक दफा परचेज के बाद, लेकिन परचेज के बाद जो सेल्स टैक्स है वो एफबीआर को नहीं पे किया, उसने पे किया किसको, अपने सप्लायर को, और सप्लायर फिर उसका एडजस्टमेंट करके एफबीआर के बाद टैक्स जमा कराएगा। तो ये जो होलसेलर है जो एफबीआर को सेल्स टैक्स पे कर रहा है वो कौन सा टैक्स है, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट। चलें ये आप दोनों एग्जाम्पल जरा एंट्रीज पास कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर आपने कॉपी कर ली हो तो जरा मुझे यस बोल दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अच्छा अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरर। देखिए अब मैन्युफैक्चरर नहीं, अच्छा हमारा मैन्युफैक्चर भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसने वही किया कि उसकी परचेस कितनी है 11,600, और जो 1972 उसने पे किया वो उसके लिए परचेस उसका उसका पार्ट नहीं है, वो उसके लिए बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक ओके। अच्छा फिर है उसके बाद हिज अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है 9,000, मार्जिन कितना 3,000, तो जरा काम करना आप ले कैलकुलेटर जरा, उसमें जरा फीड करें 11,600 परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस 9,000 प्लस मार्जिन 3,000, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई 23,600, ओके। और उस पर उसने 17% से चार्ज किया कितना 4012, तो अब इसके पार्ट पर इनपुट टैक्स कितना था 1972 जो उसने अपने सप्लायर को पे कर दिया, अपने कस्टमर से कितना चार्ज किया 4012, और डिफरेंस उसने पे करना है किसको एफबीआर को। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है क्या उसने सेल्स अपनी जेब से पे किया है, इनिशियली अपनी जेब से पे किया फिर कस्टमर से रिकवर कर लिया, ठीक है ओके। अच्छा आप जरा एक काम करेंगे, मुझे जरा सोच के बताइएगा, जल्दी की जरूरत नहीं है, कि मैन्युफैक्चर के पार्ट पर वैल्यू एडिशन की फिगर कितनी है, मैं वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं पूछ रहा हूँ, वैल्यू एडिशन की फिगर कितनी है मैन्युफैक्चर के पार्ट पर, जरा कैलकुलेट करके बताएं। मैन्युफैक्चर के पार्ट पर वैल्यू एडिशन की फिगर कितनी है, कोई मुझे कंफर्म कर दे। ठीक है, तो अहमद ने बताया है कि 12,000 बिल्कुल सही है, डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस, तो इसके पार्ट पर वैल्यू एडिशन की फिगर कितनी है 12,000। अब जरा आप 12,000 को 17% वर्कआउट करें, कितनी फिगर आ गई 2040, तो हमारा मैन्युफैक्चरर भी
रिटर्न जमा कराते वक्त क्या पे कर रहा है, वैल्यू एडिशन टैक्स। आप सुने एक और चीज, ये कंसेप्ट डिस्कस करने का फिर हम नमाज का ब्रेक करेंगे और फिर नंबर 4 पर आएंगे। देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरर ने 4012 अमाउंट चार्ज की ना, तो होगा क्या, बाकायदा सेल्स इनवॉइस में आएगा सेल वैल्यू 23,600 प्लस सेल्स टैक्स 17% 4012 और फिर टोटल फिगर आ जाएगी। ओके, तो अब ऐसे में 4012 एक फिगर है ना, लेकिन असल में ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स 1972 और एक वैल्यू एडिशन टैक्स 2040। तो हम 4012 में दो चीजें रिकवर कर रहे हैं, एक हम आपसे अपना सेल्स जो हमने पे किया है वो रिकवर करें अपनी जेब में डालने के लिए, और एक हम आपसे रिकवर करें कौन सा, वैल्यू एडिशन टैक्स जो हमें एसबीआई की जेब में डालना है। तो कहने को तो 4012 एक ही फिगर है, लेकिन असल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक है रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स और एक है वैल्यूडेशन टैक्स की रिकवरी। ओके, चलिए नमाज का ब्रेक कर लें, फिर इंशाल्लाह हम नमाज के ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं तकरीबन 7:40 पर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो हम नंबर 3 को जरा रिपीट करते हैं कि मैन्युफैक्चरर चूंकि रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसने परचेज किया कितने में, 11,600 में, ओके। और उसने सेल्स टैक्स पे किया था अपने सप्लायर को, वो उसके लिए परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं है बल्कि बैलेंस शीट का आइटम है, ओके। अच्छा उसके मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस कितने थे, 9,000, मार्जिन था कितना, 3,000, तो उसने सेल किया 23,600 में। अब ऐसे में उसने सेल्स टैक्स चार्ज किया कितना, 4012। तो ये 4012 उसका क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। तो जो इनपुट टैक्स वो ऑलरेडी पे कर चुका है वो उसने माइनस कर लिया और बैलेंस उसने एफबीआई को दे दिया। तो इस पार्ट पे भी आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चर के पार्ट पर वैल्यू एडिशन कितनी है, 12,000, और उसका 17% कितना बन गया, 2040। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने नमाज के ब्रेक से पहले कर लिया था। अब अगर आप आइए नंबर 4 होलसेलर, तो अब ये आसान है। हमारा होलसेलर भी, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसने परचेज कितने में किया, 23,600 में। इसका 400 का मार्जिन था, इसने बेचा कितना में, 24,000 में। अच्छा इसका आउटपुट एक्स कितना, 4080, इनपुट उसका था 4012, तो उसने क्या किया, 68 रुपीज एफबीआर को पे कर दिया। तो अगेन वही बात कि यहाँ इसका वैल्यू एडिशन की फिगर कितनी है, 400, उसका अगर आप 17% वर्कआउट करेंगे तो 68 बनेगा, ओके। उसके बाद फिर आइए आप रिटेलर। अच्छा रिटेलर ने परचेस किया 24,000। अच्छा हमारी इस एग्जांपल में रिटेलर भी रजिस्टर्ड है, ओके। इसका मार्जिन है 600, तो उसने बेचा 24,600 में। इसका 17% 4182, और उसने इनपुट कितना पे किया था, 4080, तो ये उसने 102 रुपए एचबीआई पे जमा करा दिए। अच्छा अब आप देख रहे हैं कि ये जो एंड यूजर ने सेल्स टैक्स पे किया है, यानी जो रिटेलर ने चार्ज किया है 4182, यही एचबीआर को मिला है। लेकिन एचबीआर को वन टाइम बेस पे नहीं मिला। शुरू में उसको कितना मिला, आप देखिए यहाँ पर कि वो जो एंड यूजर पे कर रहा है वही एचबीआर को मिलना है, लेकिन उसको मुख्तलिफ स्टेज में मिलता। तो सबसे पहले इम्पोर्ट स्टेज पे कितना मिल गया, 1564, फिर इम्पोर्टर ने सेल किया 306 रुपये पे किया, फिर होलसेलर ने 102, तो इससे किसे होते होते एचबीआर को टोटल कितना मिल गया, 4182। और ये 4182 असल में कौन पे कर रहा है, एंड यूजर, कंज्यूमर। तो आपने देखा कि अगर वैट वाकई में इतना आसान है कि ना इम्पोर्टर ने अपनी जेब से पे करना है, ना होलसेलर ने, ना मैन्युफैक्चरर, ना रिटेलर ने, तो फिर ये इतने मसले पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए। ठीक है, नहीं हुआ ये है कि पे कौन कर रहा है, एंड यूजर। अच्छा वो शोर नहीं मचा रहा, लेकिन रिटेलर शुरू मचा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर शुरू मचा रहे हैं, होलसेलर शुरू मचा रहे हैं, तो जबकि वो तो पे ही नहीं कर रहे, तो मसला क्या है। तो अब हम आते हैं जो डिफिकल्टीज है उसकी तरफ, इसलिए कि उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर पाकिस्तान में चेंजेस किए उन्होंने। ठीक है, और फिर हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो पाकिस्तान की एग्जाम्पल बनेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जब इतना सिंपल सिस्टम नजर आ रहा है हमें वैट सिस्टम, तो फिर पाकिस्तान में आगे गड़बड़ क्यों हुई। देखिए गड़बड़ क्यों हुई, एक तो हमारे यहाँ मसला होता है डॉक्यूमेंटेशन का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक अच्छी खासी बड़ी तादाद है, जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहते, या करना चाहते हैं तो दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। तो खैर उसके मसले तो अभी थोड़ा बहुत इंशाल्लाह हल हो रहे हैं, ओके। अच्छा फिर उसके बाद सबसे बड़ा हमारा मसला पता क्या है, खुद से डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ा मसला रहा है और अभी भी है। कैसे, देखिए अगर मैं इसके लिए आपको जरा ले जाऊं नंबर 4 पर। देखिए नंबर 4 में होलसेलर है। अच्छा उसने परचेज किया 23,600 में, बेचा कितने में, 24,000 में, और उसने 4012 तो ऑलरेडी पे कर दिया, और अपने रिटर्न के साथ कितना पे कर रहा है वो, 68 रुपीज। तो अब आपको देख रहे हैं कि ये जो होलसेलर हमारा है, क्या ये अपनी जेब से सेल्स टैक्स पे कर रहा है, नहीं पे करा। लेकिन अब हम एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि जिसमें ये अपनी जेब से सेल्स टैक्स पे कर रहा होगा।
देखिए वो कौन सा है। देखिए मिसाल के तौर पर आप हैं होलसेलर, ओके। अच्छा ना, आपकी एक्टिविटी है, अब मैं हूँ सेल्स का कमिश्नर, तो मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको नोटिस इशू करूंगा कि इस महीने का मैं आपका ऑडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑडिट में मैं आपके अकाउंट्स वेरीफाई करूंगा। अच्छा, वेरिफिकेशन जब करूंगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ निकल आएगी, नहीं भी निकलेगी तो निकाल देंगे, और फिर हम आपसे कहेंगे कि भाई ऐसा है कि आपके अकाउंट्स तो अनवेरीफाइबल हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये पावर है कि हम आपकी सेल्स इंक्रीज करें। और वैसे भी आपको होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या एक ही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस पे सेल होती है? बिल्कुल सेल होती है, देखिए ना। लैपटॉप वही स्पेसिफिकेशन है, डेल का है तो अलग प्राइस है, ठीक है, एप्पल का है तो अलग प्राइस है, ओके। अच्छा, इसी की अगर मैं मिसाल लूँ, टी शर्ट, देखिए अगर आप टी शर्ट परचेज करते हैं तो वही टी शर्ट आप 400 की परचेज कर सकते हैं, और एग्जैक्टली सेम टी शर्ट, सेम क्लॉथ, सेम स्टिचिंग, सेम क्वालिटी आप 4000 की भी परचेज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप किसी ब्रांडेड शॉप में जाके परचेज करेंगे और उस पर टैग लगा होगा कैट का, ठीक, ओके, या और किसी इसका, तो वो आप परचेज करते हैं 4000 की। हालांकि ब्रांडेड जो है वो क्या है, ये एक जनरल पब्लिक के परसेप्शन है, ब्रांडेड का कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। लेकिन हुआ क्या कि अगर किसी बहुत ही अच्छे शोरूम में कोई वेल नोन मैन्युफैक्चर है या एग्जीबिशन लगी तो उसमें ज़्यादा का बिकता है, वही चीज़ बोल्टन मार्केट में 400 रुपये की मिलेगी। तो अब ऐसे में अगर कमीशन आपसे कहे कि जी आप तो सेल कर रहे हैं 100 में, आपका कॉम्पिटिटर यही माल सप्लाई कर रहा है 250 में, तो मैं काम करता हूँ कि आपकी सेल 100% बढ़ा देता हूँ, और आप जरा हमें 4080 और पे कर दें। तो वो जो ऑडिट में सेल्स इंक्रीज होती है, उसका जो सेल्स है वो डिमांड करते हैं, वो फिर आपको अपनी जेब से पे करना है। इसलिए कि क्या आप कस्टमर के पास वापिस जा सकते हैं कि हमने आपको एक चीज 100 रुपये में सेल की थी, 70 रुपीज से चार्ज किया था, ऑडिट में उसकी वैल्यू 200 रुपये लगा दी गई है, तो आप 70 रुपये और पे करें? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये ऑडिट से डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ा मसला होता है, ओके। अच्छा, ना सिर्फ ये पावर सेल्स टैक्स में है, बल्कि यही पावर इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स में वो आपका ऑडिट कर सकते हैं, आपकी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सुने, अगर कोई कंपनी मिसाल के तौर पर, तो वहां पर इनकम टैक्स में इनकम का 29%, यहाँ सेल्स टैक्स में सेल्स का 17%, ठीक है ना। तो आपको समझ सकते हैं कि सेल्स का 17% ज्यादा बड़ी फिगर है, ठीक है। और बाज़ों का इतनी सेल्स इंक्रीज कर दी जाती है और इतना टैक्स डिमांड किया जाता है जो कि उसके मार्जिन से ज़्यादा है, तो कैसे पे करेगा वो। और हमारे यहाँ कमीशन हजरात आपको समझते हैं ये पावर किस तरह से इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। कि आइए बैठ करके बात करते हैं, ओके। अच्छा, अब आप कह सकते हैं भाई अपील भी तो आगे कर सकते हैं ना, तो अपील में कौन से अच्छे लोग बैठे हुए, ओके। अच्छा, तो अब ऐसे में ये बहुत बड़ा मसला है जिसके से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, और जो उनकी टीम आती है ना सेल्स टैक्स के इंस्पेक्टर वगैरह, उनसे थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं, ओके। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता है, ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है ऑडिट करवाना, ओके। इसके बाद फिर अब एक और मसला है जो हमने आपको लिख के भी दिया है इस एग्जाम्पल के बाद, तो सुने गौर से। मसला है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग की वैरायटी है वो तो आप बहुत ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते, और यूके वाले तो उस तक पहुंच भी नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे सुने, यूके में उन्होंने कहा कि एवरी मैन्युफैक्चरर शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन पाकिस्तान में हर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि अगर मैं आपको मिसाल दूं, देखिए अभी जो आपको मिसाल दे रहा हूँ लिखी हुई नहीं है, तो गौर से सुनेगा। अगर आप मैन्युफैक्चर की बात करें तो तंदूर पे रोटी लगा रहा है, मैन्युफैक्चर वो भी है, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है ना। अच्छा, अब वो जो तंदूर पे रोटी लगा रहा है
क्या आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने सेसेस में रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना चार्ज करोगे? यानी कि वहां तो आप उससे ये बात पूछ भी नहीं सकते। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसे किसे, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, देखिए चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में एक तो आपके पास है जरा लार्ज स्केल के चिप्स मैन्युफैक्चर से लेज है, ठीक है, क्रिस्पी वाले हैं, लेकिन वो 10-12 होंगे और क्या होंगे। देखिए हमारे यहाँ 99% चिप्स मैन्युफैक्चरर कौन है? गली मोहल्ले की बेकरीज हैं, ठीक है ना। और वो जो लेज वाले हैं उनकी तो बड़ी फैक्ट्री है, वो तो अकाउंट्स रख सकते हैं, लेकिन गली मोहल्ले की बेकरीज वो भी चिप्स मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। ओके, तो अब ऐसे में क्या उनसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करें, ये जरा पढ़ लें आप, ये सब कुछ हमने आपको लिख के दिया है। अच्छा, इसे किसे रिटेलर, तो सुने, रिटेलर हमारे यहाँ लार्ज स्केल के भी हैं, जैसे इम्तियाज है, चेज वाले हैं, ओके, और टीएम वगैरह हैं। लेकिन हमारे यहाँ 99% रिटेलर्स कौन है? गली मोहल्ले की शॉप्स। अब टीएम है या इम्तियाज है, ये तो पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं ना, इनका पूरा सिस्टम होता है। लेकिन गली मोहल्ले की जो रिटेल शॉप्स हैं, क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अकाउंट्स रखेंगे और रिकॉर्ड रखेंगे? तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, चूंकि सारे मसले मसाइल हैं, तो पाकिस्तान में उन्होंने दो तरह की एग्जाम्पशन आपको दी हैं। पाकिस्तान में दो तरह की एग्जाम्पशन दी हैं, एक है टर्नओवर बेस्ड और एक है आइटम बेस्ड। तो पहले मैं आइटम बेस्ड की बात करता हूँ। कुछ तो ऐसे आइटम्स हैं गवर्नमेंट का जी उन पे सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। जो मेडिसिन हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं है, वो एग्जाम्प्ट हैं। जब एग्जाम्प्ट हैं तो भले वो आपका इंपोर्ट करे या मैन्युफैक्चर करे, होलसेल करे, डील करे, ठीक है ना, वो एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट है। और बगैर किसी लिमिट के एग्जाम्प्ट है। इसी से पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो एग्जाम्प्ट हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, इस पर से चार्ज नहीं होता। इस तरीके से एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए है, वो है लैपटॉप्स। लैपटॉप पर किसी किसी को कोई सेल्स टैक्स नहीं होता, वो एग्जाम्प्ट है। ओके, तो एक तो हो गया आइटम बेस्ड एग्जाम्पशन, उसमें तो कोई लिमिट नहीं है। ओके, लेकिन अब आप ऊपर देखें टर्नओवर बेस्ड एग्जाम्पशन, वो क्या किया उन्होंने कि आपके आइटम्स टैक्सेबल तो हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, जिसको हम कहते हैं असल में कॉटेज इंडस्ट्री, तो अगर आप कॉटन इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आ जाएंगे, तब तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और आपसे सॉरी अगर आप कॉटन इंडस्ट्री डेफिनेशन में आ जाएंगे तो फिर आप एग्जाम्प्ट होंगे। लेकिन अगर आप कॉटन इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको उसी प्रोडक्ट के ऊपर से चार्ज करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में कि कॉटन इंडस्ट्री कहते किसको है, उस पर अभी हम आते हैं। ओके, अच्छा, उसका फिर आप इससे किसी रिटेलर्स, तो क्या किया उन्होंने, एक लिस्ट बना दी स्पेसिफाई रिटेलर्स, ठीक है ना। तो अगर आप उस लिस्ट में आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जैसा कि, अच्छा अब वो आगे पूरा पैराग्राफ है, मैं थोड़ी सी इंडिकेशन आपको दे देता हूँ। जैसे रिटेलर्स रजिस्टर्ड कौन होंगे? अगर आपकी रिटेल शॉप्स हैं और आपकी चेन ऑफ स्टोर्स हैं, यानी एक ही नाम से दो या दो से ज्यादा शॉप्स हैं, जैसे इम्तियाज की बहुत सारी शॉप्स हैं, टीएम, चेज, ओके, तो इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा सेल्स टैक्स में। अच्छा, इसी की से अगर आपकी शॉप किसी एयर कंडीशनिंग शॉपिंग मॉल में है, एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है, तो फिर आपके लिए जरूरी हुआ कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। इसी की से ये है कि अगर आपके जो पूरे साल के इलेक्ट्रिक बिल हैं एक अमाउंट है, उससे क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ओके, तो एक लिस्ट है। अच्छा, होता ये हमारे यहाँ की जो लिस्ट है ना, पाकिस्तान में आप सोच सकते हैं कितने रिटेलर्स हैं, कितने हैं क्या आप गिन भी नहीं सकते। तो उनमें से शायद हार्डली 1% या 2% उस लिस्ट में आते हैं, बाकी 98% आपके अनरजिस्टर्ड होते हैं। ओके, अच्छा ना, उसके बाद अब हम ये डिस्कशन बाकी अभी कि अगर आपकी सप्लाई चेन के बीच में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाएगा, तो फिर जो इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट है कि आप अपने आउटपुट में से इनपुट माइनस करते हैं,
उसका क्या बनेगा वो भी हम देखते हैं। ओके, अच्छा, तो अब यही वजह है कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया कि इम्पोर्टर अगर आप हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। हाँ, अगर आप मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ और कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी नहीं है। ओके, अगर आप सिर्फ बुक्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर, लेकिन अगर मिसाल जब आपने बुक्स के साथ साथ कोई ऐसी छोटी मोटी और इंपोर्ट की जो कि टैक्सेबल है तो फिर उसके लिए जरूरी है कि पहले आप सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उसके बाद फिर आप इंपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा है इंपोर्टर शैल पे सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट स्टेज एंड सब्सिक्वेंटली चार्ज सेल्स टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेस अप्लाई। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि इंपोर्टर ने क्या किया, 9200 पर सेल्स टैक्स पे किया और फिर सेल वैल्यू पर, सेल स्टेज पर फिर सेल्स टैक्स चार्ज किया। ओके, अच्छा, कमर्शियल इंपोर्टर के बारे में कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं, वो हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर होलसेलर, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका छोटा मोटा भी होलसेल का बिजनेस है तो आपके लिए लाजमी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप से चार्ज करें। अच्छा, वही बात आती है कि अगर आप बुक्स के होलसेलर हैं तब तो आपको रजिस्ट्रेशन ही करानी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर रिटेलर, तो सिर्फ जो आपके स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं, टीयर 1 रिटेलर्स, उनके लिए जरूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो उस लिस्ट में नहीं, सॉरी, टीयर 1 वाले रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो उसके अलावा हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। इसे मैन्युफैक्चरर, अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आप एग्जम्प्ट हैं और अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में नहीं आ रहे तो फिर आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, कराना होगा। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, वो डेफिनेशन 2019 में, यानी कि जो आपके लिए एप्लीकेबल टैक्स ईयर है 2020, उसमें चेंज हुआ है। ओके, देखिए अब उनका डेफिनेशन क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, के नीचे आने वाली तमाम कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर आप कॉटन इंडस्ट्री में आएंगे। तो अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं की तो फिर आप कॉटन इंडस्ट्री में नहीं आओगे। ठीक है, अच्छा ना, वो कंडीशंस क्या क्या देखते हैं। डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आप सुने, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होता है ना वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल, कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है। एक होता है कमर्शियल, कि आपकी कोई शॉप है। ओके, या आपकी कोई होलसेल का काम है या कोई, ठीक है, गोडाउन वगैरह है। अच्छा, एक होता है रेजिडेंशियल और एक होता है एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कहा कि आपके पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन ही होना चाहिए। ओके, अच्छा, उसका फिर अब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो लोकेटेड हो कहाँ पर, रेजिडेंशियल एरिया में, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ना हो। तो हमारे छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंशियल एरिया में हो जाती है। ओके, उसका फिर डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसमें मैक्सिमम कितने वर्कर्स होंगे, नॉट मोर देन 10। ओके, उसका फिर एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 3 मिलियन, कि आपकी इतनी एनुअल है, इसमें हुआ क्या, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितनी फिगर आ जाएगी, 2,50,000, जो कि कोई इतनी खास फिगर नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो इतनी सेल कम होगी, क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि इसमें अगर कोई प्रॉपर फैक्ट्री है, छोटी मोटी भी हो, वो तो इसमें नहीं आती है, इसलिए कि उसकी सेल्स तो 3 मिलियन फॉर द ईयर से ज़्यादा ही होगी। तो इसमें कौन आएगा, गली मोहल्ले की बेकरीज के जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम कंडीशन नॉर्मली फुल कर देते हैं, फुलफिल करने के बाद फिर कॉटन इंडस्ट्री में आ जाते हैं। इसी किसी, अगर आप कभी जाएं इंटीरियर पंजाब में, या गुजरांवाला है, साहिवाल है, सियालकोट है, तो यहाँ घरों में भी छोटी मोटी मशीन लगी होती हैं। लोग घरों में भी छोटी मोटी मशीन लगा करके कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज क्या करती हैं, जैसे आपको गारमेंट फैक्ट्री है, उन्हें स्टिचिंग के लिए घरों में माल भिजवा दिया, वहाँ से स्टिचिंग होकर के वापस आ गई। तो जो घरों में काम हो रहा है वो है कॉटन इंडस्ट्री। ओके, तो अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में आ रहे हैं तब तो आपको रजिस्ट्रेशन
नहीं करानी, आपको सेस चार्ज नहीं करना। ओके, इसके बाद फिर अब हम अच्छा, अब हम एक काम ये करेंगे, वो ये कि सेस टैक्स इनकम टैक्स की तरह ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन टेक्निकल जरूर है। तो अगर हम सारे कंसेप्ट एक साथ आपके सामने एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो हम ये करेंगे कि पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, तो काफ़ी पैराग्राफ्स अभी हम स्किप कर देंगे। ओके, और उसके जब बेसिक कंसेप्ट मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम आपको 2-3 क्वेश्चंस कराएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कि आउटपुट कैसे चार्ज होता है, उसमें से इनपुट कैसे माइनस करते हैं, और अगर दो प्रोडक्ट्स हैं, एक एग्जाम टैक्स टैक्सेबल है, तो फिर इनपुट टैक्स की अपॉर्चमेंट कैसे करते हैं, वो सब कुछ कराने के बाद फिर वापस हम आएंगे स्पेसिफिक इशूज़ के ऊपर। तो अभी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करके कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, राइट। इसके बाद अब देखिए ना, सेल्स टैक्स रेट कितना है, 17% है। अच्छा, फर्दर टैक्स कितना है, 3%। ये कब चार्ज करेंगे, जब आपका जो कस्टमर है जिसको आप सेल कर रहे हैं वो कौन होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ओके, इसलिए कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और आप होलसेलर हैं, ठीक है ना, तो वैसे तो हमारे यहाँ होलसेलर को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, जैसा कि आपने पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली बहुत सारे होलसेलर्स रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, और से डिपार्टमेंट की टीम आती है, तो उसके साथ थोड़ा सा बातचीत उनकी हो जाती है अच्छी। ओके, चले बहरहाल, तो अब ऐसे में क्या लिखा है, इट मीन्स दैट टैक्स रेट इज 17% प्लस 3% ऑन सप्लाईज ऑफ गोज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, अब आगे लिए लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। 17% तो चार्ज करेंगे, लेकिन जो फर्दर टैक्स है वो चार्ज नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, उसमें लिस्ट लंबी चौड़ी है, हम सिर्फ एक दो चीज़ें डिस्कस कर देखिए। जब गवर्नमेंट को माल सप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते, तो उनसे हम 17% सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, लेकिन 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ओके, इसे किसे, supply of goods directly to end consumers including supplies by a retailer। तो सुनो, उसमें भी लिख सकते थे सप्लाइज बाय रिटेलर, लेकिन उन्होंने क्या लिखा कि अगर रिटेलर भी, अच्छा रिटेलर तो माल सप्लाई किसको करता है, एंड यूजर को, लेकिन रिटेलर के अलावा होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो वो भी एंड यूजर को माल सप्लाई कर सकते हैं। तो एंड यूजर को माल सप्लाई करते वक्त सेल से चार्ज नहीं करना। जैसे सुने, हमारे यहाँ गारमेंट फैक्ट्री में चीज़ कॉमन है कि कुछ गारमेंट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद होलसेलर को माल सप्लाई करते हैं, रिटेलर को, और कुछ केसेस में उनके अपने सेल्स आउटलेट्स भी होते हैं, फैक्ट्री आउटलेट भी उसे कहते हैं। तो उनके जो अपने आउटलेट्स हैं उससे जो माल बिकता है वो किसको बिकता है, वो एंड यूजर को बिकता है। तो वो आउटलेट के थ्रू जो माल सेल करेंगे उस पर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि बात ये कि साहब जो एंड यूजर है ना वो हमारे सिस्टम में नहीं आता है, तो उसको तो रजिस्ट्रेशन करवानी ही नहीं है किसी भी तरीके से, एंड यूजर के तौर पर कभी आप रजिस्टर्ड नहीं होते। ओके, तो अब ऐसे में जो मैन्युफैक्चर है अगर वो डायरेक्टली एंड यूजर को सप्लाई करें तो फिर उस पर वो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। लेकिन वही मैन्युफैक्चर जब सेल कर रहा है किसको, रिटेलर को या होलसेलर को, और वो अनरजिस्टर्ड है, तो 3% फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, तो चलिए काम करेंगे, इसको जरा आप पढ़ लें। सेल्स थ्रू फैक्ट्रीज आउटलेट्स मीन सेल्स टू एंड यूजर, और उस पर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अच्छा, इसे किसी एक और केस सुनिएगा, एंड यूजर किसे कहते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। एंड यूजर वो होता है कि आपको पता है कि वो आगे उसको फर्दर सप्लाई नहीं कर रहा है, वो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, वो एंड यूज करेगा। जैसे मैं सकता पर अगर मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ, ओके, एक तो आप आके मुझसे फर्नीचर परचेज करें तो आप एंड यूजर हुए। ओके, लेकिन एक होता है कि साहब मुझे स्कूल का फर्नीचर बना के देना है, तो मुझे पता है स्कूल क्या है, क्या वो फर्नीचर सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल वाले क्या हो गए, एंड यूजर। जैसे किसी एक मैन्युफैक्चरर क्या अपने एम्प्लॉयज को माल सेल कर सकता है, कर सकता है, तो एम्प्लॉयज कौन हुए, एंड यूजर। ओके, तो अब ऐसे में इसको भी जरा पढ़ लें।
ठीक हो गया। अच्छा, अब बाकी चीज़ हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस पैराग्राफ की, तो ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। पैरा बी बाद में डिस्कस करना है, सी भी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, नाइट शेड्यूल बाद में डिस्कस करना है, अभी नहीं। अच्छा, ये बेसिक कंसेप्ट है। देखिए, सेल्स टैक्स कौन पे करेगा? यहाँ पढ़ चुके हैं कि अगर जब लोकल सप्लाई की बात करते हैं, तो अगर आपने माल परचेज किया है तो आप सेल्स टैक्स पे करो ना, लेकिन आप एचबीआई को नहीं पे करोगे, आप पे करोगे अपना सप्लायर को, और सप्लायर जो अपना इनपुट एडजस्टमेंट करने के बाद फिर वो एचबीआई को पे करेगा। ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लें। अच्छा, इसके बाद फिर जो इम्पोर्टर है वो डायरेक्टली इम्पोर्ट एक्सचेंज पर सेल्स पे करता है, ठीक है ना। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर, तो सर्विसेज की बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। ओके, अच्छा ना, उसके बाद फिर आप ये एक्सेप्शन बाद में डिस्कस करेंगे कि कुछ केस में आप अपने सप्लायर को नहीं पे करते बल्कि डायरेक्टली एचबीआई को जमा कराते हैं, तो फिर हम बाद में देखते हैं इशू, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बाद अब कब पे करना है? अच्छा, आसान है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप अगले महीने की 15 को टैक्स जमा सेल्स टैक्स पे करें, नहीं। जैसे ही आपको माल क्लियर कराना होगा, आप सेल्स टैक्स पे करेंगे तो माल क्लियर होगा। जबकि इंपोर्ट को अगर आप छोड़ दो, बाकी आप सेल करने के बाद जब सेल्स कलेक्ट करते हो, वैट पे करते हैं, तो फिर आप अगले महीने की 15 को टैक्स जमा कराते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर आपने 10 जनवरी को इंपोर्ट किया और 12 जनवरी को आपने माल सेल कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको वापस अपने से एग्जाम्पल में ले जाऊँ समझाने के लिए, देखिए। ओके, ये पॉइंट समझाने के लिए जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल थी ना, देखिए इस केस में ये 1564 कब पे होना है और 306 कब पे होना है। तो मिसाल के तौर पर ये जनवरी के महीने की एक्टिविटी है, और जनवरी के महीने में हुआ ये कि 10 जनवरी को आपने इंपोर्ट किया और 12 जनवरी को आपने सेल कर दिया। और हम अभी आसानी के लिए जूम कर रहे हैं कि 12 जनवरी को आपने ये 1870 रिसीव भी कर लिया, 11,000 भी रिसीव कर लिया और 187 भी रिसीव कर लिया। तो अब ऐसे में 1564 आप कब पे करोगे? 10 जनवरी को। 306 जो आपने 12 जनवरी को रिसीव किया है कब पे करोगे? 15 फरवरी को। देखिए, इंपोर्ट के वक्त तो आप फॉरन टैक्स जमा कराते हो, उसके बगैर तो माल क्लियर होता ही नहीं है। लेकिन जनवरी की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जितनी दफा भी आपने सेल किया है, उन सब का जो वैल्यू एडिशन टैक्स बनता है आप कब जमा कराओगे? 15 फरवरी को। फरवरी के जनरल टैक्स से कब जमा कराओगे? 15 मार्च को। ओके, चलें, तो एक काम करें, जरा इसको आप ठीक है, इसको पढ़ लें आप जरा। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा ना, अब इसके बाद ये एग्जांपल, अच्छा ये एग्जांपल पाकिस्तान की है। ओके, तो मुश्किल तो होगी, ठीक है। देखिए, हमने इस एग्जांपल में क्या किया कि एग्जाम 1 को ही हमने कॉपी किया। अच्छा, सप्लाई चेन सेम रखी, यानी वही कमर्शियल इंपोर्टर, तो उसका मैंने उसका फिर रॉ मटेरियल का होलसेलर, फिर उसके बाद कौन है?
मैन्युफैक्चरर, फिर कौन है, फिर उसका होलसेलर, फिर रिटेलर और आखिर में एंड यूजर। ओके। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें हमने मैन्युफैक्चरर को कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बनाया, अनरजिस्टर्ड उसको रखा। रिटेलर को हमने स्पेसिफाइड रिटेलर से अलग कर दिया, तो वो भी अनरजिस्टर्ड है। तो हमारी सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर भी अनरजिस्टर्ड है और रिटेलर भी। तो उससे पता चलेगा आपको कि अगर आपकी सप्लाई चेन में बीच में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाए। अच्छा, दूसरा एक और चीज, एक हमने एजम्पशन लिए जो बड़ी प्रैक्टिकल है। देखिए, होता ये है कि अगर आज गवर्नमेंट को नया टैक्स लगा दे तो क्या ख्याल है आपका, बिजनेसमैन अपनी जेब से पे करेगा? नहीं ना, वो क्या करेगा, वो फौरन उसकी प्राइस में एडजस्ट कर लेता है, फौरन वो सेल भी बढ़ा देता है। ओके। तो बिजनेसमैन कोई भी टैक्स अपनी जेब से पे नहीं करता है, ठीक है। ओके। और ये तो वैसे भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके, सेल्स टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। अच्छा, अब ऐसे में तो हमने assumption कर ली है कि जो मार्जिन एग्जाम्पल नंबर 1 में था वही मार्जिन हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में रखा है। और जहां थोड़ा सा टैक्स आगे पीछे होगा तो सेल्स प्राइस आगे पीछे हो जाएगी। और अगर पता हमारे यहाँ मार्केट में सेल्स प्राइस चेंज होना कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है, यानी कि कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे डेली बेस पे सेल प्राइस चेंज होती है। ओके। चलें जरा इसको पढ़ लें जो आपके सामने है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा ना, आप कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा इंपोर्टर है जिसने इंपोर्ट वैल्यू उसकी कितनी है, 9200। अच्छा, इस पर आपने जब 17% वर्कआउट किया था, कितना वर्कआउट किया था, 1564। लेकिन अब सुने, अब एक मसला यहाँ पर क्या आया, बैकग्राउंड सुनिएगा जरा। देखिए, बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आपने एक चीज परचेज की है 100 रुपए की, ठीक है, तो उस पर आपने 17% सेल्स टैक्स पे किया था, कितना, 17 रुपीज। अच्छा, अगर आप ज्यादा में बेचते हैं तो आउटपुट ज्यादा होगा और आपका पास आएगा वैल्यू एडिशन टैक्स जो आप एफबीआई के जमा कराओगे। देखिए मिसाल के तौर पर, अगर आपने परचेज किया 100 रुपए में, 17 रुपीज आपने सेल्स टैक्स पे किया और आपने लॉस में बेच दिया, 70 रुपीज में बेच दिया आपने, तो 70 रुपीज का जरा 70, आप 17% वर्कआउट करो, या आपका आएगा 11.9 मेरा ख्याल है। ओके। तो 5.1 का डिफरेंस आ रहा है, ये नेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है ना, कि आपका आउटपुट कम है और इनपुट ज्यादा है। तो वाकई में अगर आप लॉस में बेच रहे हैं तो 5.1 का आपको रिफंड मिलेगा एफबीआर से, देखो ना। अगर आप ज्यादा में बेचते हैं तो आप एफबीआर को और सेल्स टैक्स पे करोगे, कम में बेचते हो, लॉस में बेच रहे हो, तो आप रिफंड क्लेम करोगे। ओके। अच्छा, अब ये एक जमाने में एफबीआर ने बाकायदा एक वर्किंग की, उन्होंने कहा भी ऐसा है कि हमारे यहाँ अच्छे खासे कमर्शियल इंपोर्टर्स क्या करते हैं कि लॉस होता नहीं है लेकिन शो कर देते हैं। अच्छा, फिर कुछ थोड़ा सर्विस चार्जेस पे करने के बाद कमीशन से वेरिफिकेशन भी करवा लेते हैं। ओके। तो कमीशन को कुछ बेनिफिट हो जाता है, कुछ बेनिफिट बिजनेसमैन को हो जाता है, लॉस किसका होता है, गवर्नमेंट का, एफबीआर का। ओके। तो अब ऐसे में एफबीआर ने कहा इसका कुछ सिलसिला करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स में क्या किया? अच्छा, इनकम टैक्स में ही होता था, सुने, इनकम टैक्स में इंपोर्ट शेष पर अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो 6% एडवांस इनकम टैक्स पे करेगा। बाद में उसने क्या है कि लॉस शो कर दिया, इनकम जीरो, टैक्स जीरो, और जनाब पूरा एडवांस टैक्स वापस मिल जाता था उसको। तो आप पढ़ चुके हो एफटीआर में और मिनिमम टैक्स वाले में कि कमर्शियल इंपोर्ट शेष पर जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है वो है मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। यानी अब आप लॉस में तो काम कर ही नहीं सकते, प्रॉफिट में काम करो, और प्रॉफिट भी इतना हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी उस एडवांस टैक्स के इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। अगर वाकई में आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन आपको बहुत कम है और आप करो जी हमें तो टैक्स लायबिलिटी कम है हमारी, तो बैलेंस आपको रिफंड नहीं होगा। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी दिया उन्होंने, उनका भी ऐसा है कि आप अब लॉस में तो सेल कर ही नहीं सकते, भूल जाओ। ना सिर्फ लॉस में सेल नहीं कर सकते बल्कि प्रॉफिट में सेल करना है, और इतना प्रॉफिट होना चाहिए
कि जो आप सेल पॉइंट पर सेल्स टैक्स पे करते हैं वो इंपोर्ट वैल्यू का कम से कम 3% हो, जिसे हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। कम से कम 3% होना चाहिए, ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम ना हो। तो उन्होंने को जो 3% ने मिनिमम किया है इंपोर्ट वैल्यू का, जब वो आपको पे करना ही है तो फिर सेल होने तक क्यों इंतजार करो, इंपोर्ट डिशेज पर ही पे कर दो। तो पाकिस्तान में इंपोर्ट डिशेज पर अगर कमर्शियल इंपोर्ट है, अच्छा कमर्शियल इंपोर्ट किसे कहते हैं कि जब आप कोई माल इंपोर्ट करें और उस पर आपकी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग कोई ना हो, आप उसे सेम स्टेट सेम कंडीशन में उसको आप आगे बेच दें, उसे हम कहते हैं कमर्शियल इंपोर्ट्स। तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा कि 9200 का 20% सेल्स टैक्स पे करेगा, 17% प्लस 3%। अच्छा ये 3% फर्दर टैक्स नहीं है, फर्दर टैक्स तो क्या होता है कि जब आप सेल कर रहे हैं और आपका कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो उसमें फर्दर टैक्स होगा, रजिस्टर्ड है तो फर्दर टैक्स नहीं होगा। ये मिनिमम वैल्यूडेशन कंसेप्ट तो अलग है, ये इंपोर्ट स्टेज पर है। अच्छा अब इंपोर्ट तो है ही रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन कराए बगैर तो आप माल वैसे भी निकले करा सकते हैं। तो यहाँ वो मसला नहीं है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का, यहाँ तो एक साहब अगर आप कमर्शियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको 17% या कितना पे करना है, 20%। अच्छा अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल तो है, तो हम एक काम करते हैं, ये पैराग्राफ भी स्किप करते हैं और ये मैं आपको एक जरा बेसिक एग्जांपल करा देता हूँ कि ये वैल्यू एडिशन टैक्स है क्या चीज़। तो सुने गौर से, ये जो स्लाइड आपके सामने है ये आपकी बुक में नहीं है, तो पहले समझ लें फिर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं और आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट वैल्यू थी कितनी, 100 रुपए, तो आपने 20% सेल्स टैक्स पे किया है। लेकिन सुना गौर से, ये 20% नहीं है, ये है 17% प्लस 3%, क्योंकि रेट तो 17% ही है, यानी सेल्स का रेट 20% नहीं है सेल्स का रेट 17% ही है। 3% क्यों आप पे कर रहे हैं कि जो आपको बाद में सेल करना था, बाद में जो आपका प्रॉफिट आना था, जो वैल्यू एडिशन आनी थी, उस पर जो आप मजीद सेल्स टैक्स पे करते हैं एफबीआर को, उन्होंने कहा वो ये इसका मिनिमम है, ये इसका मिनिमम हो गया। ठीक है, अच्छा अब यही वजह है कि जब आपने सेल्स टैक्स पे किया 17+3, लेकिन जब आप कस्टमर को सेल करोगे यही माल तो कितना सेल्स टैक्स चार्ज करोगे, तो आपने सेल किया 130 में, उसका 17% आपने चार्ज किया तो और सेल्स टैक्स पे कर दोगे, ये होगा ना। ओके अच्छा, तो अब ऐसे में सॉरी जब ये कंसेप्ट नहीं था तो उसने गौर से 20 की जगह फिगर आती थी 17, ये 22.1 तो वही रहेगा, और नीचे पेबल में फिर कितना आना था 5.10, यानी जब ये कंसेप्ट नहीं था तो फिगर्स क्या होती थी 17 माइनस 22.1, तो 5.10 आपका पेबल टू एफबीआर होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एफबीआर को 22.1 पे करना है, पहले 20 पे कर दें बाद में 2.1, या पहले 17 बाद में 5.1, तो इतना मसला नहीं है। मसला अब आएगा, देखिए इस एग्जांपल में अगर आपने सेल्स टैक्स कितना पे किया है 20 रुपीज, और आपको 17% सेल्स चार्ज करना है। अब ऊपर तो आपका मार्जिन अच्छा खासा है, यहाँ हो सकता है आपका मार्जिन जरा कम हो, तो अगर आप 100 रुपए की इंपोर्ट करके बेचते हैं कितने में, 110 में, आपका मार्जिन सिर्फ 10% है। ओके, तो अब उस पर जो 17% सेल्स बना कितना बन गया 18.7, तो यहाँ पर आपका आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, और चूंकि 20 मिनिमम फिगर है, इसका मतलब वो कि अब जो डिफरेंस आ रहा है उसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। हाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आगे जा करके अगर नेक्स्ट वन की कमर्शियल इंपोर्ट में आपका मार्जिन ज्यादा हो वहां से एडजस्ट कर लो, लेकिन उससे आप लोकल जो एक्टिविटी है उससे एडजस्ट नहीं कर सकते। ये जो 1.3 है नेगेटिव फिगर आ रही है ना, एक तो आप उसका रिफंड नहीं ले सकते, भूल जाएं इसको, और दूसरा आप उसे कैरी फॉरवर्ड करें अगले महीने में कमर्शियल इंपोर्ट एक्टिविटी के साथ, लोकल एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी से उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ओके, अच्छा अब एक और केस सुनिएगा, देखिए
इनपुट टैक्स है 20 रुपए, 100 रुपए की इनपुट वैल्यू थी। अच्छा, हमारे यहाँ मार्केट में जो सेल्स प्राइस होती है वो तो मार्केट तय करती है ना, कोई इंडिविजुअल बंदा तो तय नहीं करता है। लेकिन फर्ज करें कोई बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का केस हो तो इंडिविजुअल भी डिसाइड कर सकता है कि कितने बेचे, हो सकता है ना। ओके, तो अब तीसरा केस हमारा वही है, स्पेसिफिक केस है। और अब मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि आप इतने में बेचें कि आपका 17% जो आउटपुट टैक्स है वो 20 के बराबर हो जाए, तो ना कोई नेगेटिव फिगर हो ना कोई पॉजिटिव फिगर हो। तो अब जरा कैलकुलेटर लें आप, 20 रुपीज आपका यहाँ पे आना चाहिए ना 20 के नीचे। तो ये 20 रुपीज इज 17%, व्हाट इज 100%, वर्कआउट करो जरा। 20 जो है वो 17% है, तो व्हाट इज 100%, वर्कआउट कीजिए जरा। अच्छा, मुझे कम से कम 5 बच्चों के आंसर चाहिए। ओके, 117.6, ठीक है। और कुछ बच्चे जवाब दें। ठीक है, ओके, सही है, देखो। ओके, तो अब यहाँ पर आपका फिगर क्या आ गई, 117.6, ठीक है ना। इसका मतलब पता क्या हुआ कि आपके पास अगर प्रॉफिट मार्जिन एग्जैक्टली 17.6% है तो उस सूरत में आपका इनपुट आउटपुट बराबर हो जाएगा। तो देखो 17.6 का जिक्र लॉ में नहीं है, उन्होंने कहा मिनिमम वैल्यू एडिशन, तो उन्होंने कहा 3% एट इम्पोर्ट स्टेज। लेकिन यहाँ अगर हम चूंकि आप अकाउंटिंग फील्ड में है तो हम ये बात जानते हैं कि अब अगर हम 100 रुपए का इम्पोर्ट कर रहे हैं, 20 रुपए इनपुट पे कर रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ना कोई नेगेटिव फिगर आए ना कोई पॉजिटिव फिगर आए, तो हमें कितना मार्जिन रख के सेल करना पड़ेगा, 17.6। इट मीन हमारी मिनिमम वैल्यू एडिशन कितनी हो गई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 17.6%। देखना जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें हमारा वैल्यूएशन कितना है, 17.6%, ठीक है। तो ये दोनों फिगर बराबर हो गई। अच्छा, नंबर 1 में हमारा प्रॉफिट मार्जिन 30% है, हमारी वैल्यूएशन टैक्स 30% है, ठीक है। तो पॉजिटिव फिगर आ रही है, पे करना है। बीच वाले एग्जाम्पल में हमारा मार्जिन 17.6% से कम है तो नेगेटिव फिगर आ रही है, ठीक है ना। तो एक काम करें, इसको जरा कॉपी कर लें या क्लिक कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने क्लिक कर लिया, आगे चल सकते हैं।
अच्छा ना देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो अब देखिए पढ़ें जरा आप। A commercial importer is required to pay 17% normal sales tax plus 3% import value and no refund can be claimed by him of this amount। अच्छा, हमारे केस में तो क्योंकि मार्जिन है 1800 का ज़्यादा है, तो हमारे केस में इनपुट कितना 1840 है, आउटपुट कितना 1870, और हमने 30 रुपये और पे कर दिए। ओके, अच्छा अब आइए होलसेलर के पार्ट पर। अब देखिए हमारे होलसेलर के साथ मसला पहले सुनिएगा। मसला ये है कि ये जो नंबर 2 पे होलसेलर है, ये सेल किसको कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड है। तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा, सेल्स का रेट कितना होगा, बोलें। अगर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहा है और मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड है, उसे क्या करना पड़ेगा, क्या सेल्स चार्ज करेगा वो, और चार्ज करेगा तो कितना चार्ज करेगा। ओके, तो ये चार्ज करेगा, बिल्कुल सही जवाब आया, 17 प्लस 3%। तो चलें जरा आगे चलते हैं। अब होलसेलर ने परचेज किया 11,000 में, और उसका इनपुट टैक्स था 1870। ओके, अच्छा, वो चूंकि सेल कर रहा है अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को, तो अब उसका मार्जिन है 600। तो उसने वही किया कि 11,000 प्लस 600, 11,600 सेल प्राइस हो गई। अब उसने क्या किया, 11,600 का 17%, 1972, और इधर आप कैलकुलेट कीजिए 11,600 का 3%, यह आ जाएगा 348। तो अब इस केस में इसका इनपुट है 1870, आउटपुट है 1972, तो ये इसने 102 तो नॉर्मल सेल्स टैक्स पे करना है, और ये फर्दर टैक्स अलग से नीचे लिखेगा। यानी हम फर्दर टैक्स को भी आउटपुट टैक्स में ऐड नहीं करते। अच्छा, कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके एक प्रोविजन है उसमें फर्क पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या बात समझ में आई कि फर्दर टैक्स को हम नीचे अलग से ऐड करते हैं। नॉर्मल इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट देखो ना, 1972 में से 1870 माइनस किया, इसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इनपुट टैक्स क्लेम करना, इनपुट टैक्स अलाउबल होना। ओके, तो अब वो हम अलग कर लेंगे, तो 102 की फिगर अलग देंगे और अलग लिख लेंगे, और जो फर्दर टैक्स है उसको हम सेपरेटली मेंशन करते हैं। ओके, अच्छा, अब उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर है। ऑप्शन है जरा मैन्युफैक्चर, अच्छा यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आने वाला है। देखिए, मैन्युफैक्चर चूंकि अनरजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्योंकि ऑफिशियली सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, तो उसने जो सेल्स टैक्स पे किया है वो एक कहता है कि उसकी परचेज कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है ना, तो यही वजह है कि ये जो मैन्युफैक्चर हमारा है, इसने जब परचेज कॉस्ट रिकॉर्ड की 13,920, तो ये कैसे आई, जरा कैलकुलेटर है आप। 11,600 प्लस 1972 प्लस 348, रिपीट करता हूँ, 11,600 प्लस 1972 प्लस 348, ये परचेज कॉस्ट हो गई 13,920। यानी ये जो परचेज कॉस्ट है 13,920, क्या उसमें से शामिल है, यस। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 9,000, इसका मार्जिन कितना है 3,000। जरा एक काम करें, कैलकुलेटर लें, 13,920 प्लस 9,000 प्लस 3,000, तो उसकी सेल प्राइस क्या हो गई 25,920। अब ये चूंकि अनरजिस्टर्ड है, तो उसका इनपुट भी नील है, आउटपुट भी नील है, और ये तो रिटर्न जमा नहीं करा रहा। ओके, लेकिन देखिए असल कंसेप्ट क्या है, ये जो मैन्युफैक्चर है अनरजिस्टर्ड, क्या ये सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा है, यस, लेकिन अनऑफिशियली। तो इस फर्क को समझने की जरूरत है। जब 13,920 में सेल्स टैक्स शामिल है, उसी में उसने अपना एक्सपेंस ऐड किया, उसी में अपना मार्जिन ऐड किया, तो सेल प्राइस में तो उसका इफेक्ट आ गया ना। यानी ये जो 25,920 है सेल वैल्यू, ये कैसे आई, 11,600 प्लस 1972 प्लस 348 प्लस 9,000 प्लस 3,000। ओके, तो 25,920 की फिगर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो अनऑफिशियली सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा है, और कर सकता है।
अनऑफिशियल से चार्ज करने से कोई आपको रोक नहीं सकता, लॉ में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, मना भी नहीं है, तो लोग चार्ज करते हैं। देखो ना, मैन्युफैक्चर अपनी जेब से तो सेल्स टैक्स पे नहीं करेगा ना, वो तो कस्टमर से लेकर, लेकिन एक फर्क सुनेगा। देखिए, जब अब यहाँ पर आपको दो चीजें आ गई। एक तो कि साहब अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैं ऑफिशियली आपसे सेल से चार्ज कर रहा हूँ, तो वो जो ऑफिशियली सेल से चार्ज करते हैं, जैसे होलसेलर के पार्ट पर, ये फर्दर टैक्स को फिलहाल भूल जाएं, जो उसने 1972 सेल से चार्ज किया है, उसमें दो चीजें हैं, एक रिकवरी ऑफ इनपुट टैक्स और एक वैल्यू एडिशन टैक्स है 102। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर चार्ज कर रहा है अनऑफिशियली, तो सिर्फ इनपुट टैक्स चार्ज कर रहा है जो उसने पे किया है, वो यहाँ पर वैल्यू एडिशन टैक्स चार्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको तो आईपीआर को कुछ पे नहीं करना, वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो रिटर्न भी फाइल नहीं करेगा। ओके, तो फर्क क्या पड़ा कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जब से चार्ज करता है तो उसमें इनपुट टैक्स की रिकवरी भी होती है और वैल्यू एडिशन टैक्स भी होता है। लेकिन जब अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल करता है तो वो सिर्फ इनपुट टैक्स अपना रिकवर कर लेता है, लेकिन वो वैल्यू एडिशन टैक्स चार्ज नहीं करता है। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, यहाँ तक मसला नहीं है। अब मसला सुनिएगा। देखिए, अब मसला ये हुआ कि ये जो हमारा होलसेलर है नंबर 4 पर, इसने जब परचेज किया, तो ये मसला सुनेगा। अगर आप इनपुट क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं बेसिकली। एक है कि आप खुद भी रजिस्टर्ड हों और जिससे आपने परचेज किया वो भी रजिस्टर्ड हो। इसलिए कि जिससे आपने परचेज किया है वो ऑफिशियली आपसे से चार्ज करेगा, तो वो आपका इनपुट टैक्स होगा ना। उसने अगर अनऑफिशियली से चार्ज कर लिया तो वो तो आपका इनपुट टैक्स नहीं है। तो यही वजह है कि जो हमारा होलसेलर ने जब परचेज किया, तो उसने कहा परचेज प्राइस है 25,920, इसमें उसने से अलग से शो नहीं किया, इसलिए वो तो अनऑफिशियल था। तो देखिए ना, ये 25,920 में क्या से शामिल है? यस, लेकिन उसका इनपुट टैक्स कुछ नहीं है, नहीं ले वो। इसलिए कि इनपुट क्लेम करने के लिए क्या चीज जरूरी है कि जिससे आपने परचेज किया है कि आप खुद भी रजिस्टर्ड हो और जिससे आपने परचेज किया नहीं कि आपका सप्लायर वो भी रजिस्टर्ड हो। आप खुद भी रजिस्टर्ड हो और आपका सप्लायर भी, क्योंकि आपका सप्लायर जब तक ऑफिशियल सेल्स से चार्ज ना करें उस वक्त तक आप इनपुट नहीं क्लेम कर सकते। वो ऑफिशियल सेल्स से चार्ज करेगा तो आप इनपुट क्लेम करोगे ना। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर 25,920 इसका मार्जिन है 400, तो उसने 400 ऐड किया, उसका सेल प्राइस कितने होंगे 26,320, उसका 17% 4474, और चूंकि ये सेल कर रहा है अनरजिस्टर्ड रिटेलर को, तो ये फर्दर टैक्स चार्ज करेगा। तो 26,320 का 3% आ जाएगा 790। ओके, अब सुने मसला क्या आ रहा है। इसका आउटपुट है 4474, तो वो पूरा पूरा पे कर देगा, चूंकि इनपुट तो नहीं ले और फर्दर टैक्स भी पे करेगा। ओके, तो उससे हुआ क्या, सुनाई, यहाँ जो नील आ रहा है ना, ये वाला, ये नील नहीं आना चाहिए था। अगर मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड होता तो वो ऑफिशियली से चार्ज करता और यहाँ एक अच्छी खासी बड़ी फिगर आती। लेकिन चूंकि हमारी सप्लाई चेन में कौन आ गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट खत्म हो गया। और जहां इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाए, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट खत्म हो जाए, वहां आप पूरा पूरा सेल्स टैक्स एफबीआर को पे कर दो, पूरा आउटपुट टैक्स आप एफबीआर के पास जमा करा दें। अच्छा अब सुने, ये रिटेलर तो आसान है, तो अब सुनिएगा गौर से। हमारे इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में और 1 में इम्पोर्ट वैल्यू सेम थी, सप्लाई चेन सेम थी, हर एक का मार्जिन सेम था। जरा देख के बताइए, एग्जाम्पल नंबर 2 में सेल्स टैक्स मिला एचबीआर को 7,584, इसी ट्रांजैक्शन पर, इसी मार्जिन के साथ, इसी सप्लाई चेन के साथ। एग्जाम 1 में एचबीआर को सेल्स टैक्स कितना मिला, देखो जरा। ठीक है, वो आपको कितना मिल रहा है, तकरीबन 4,000, क्योंकि तकरीबन, जबकि यहाँ कितना मिल रहा है 7,584। तो मसला सुनेगा कि ये से ज्यादा क्यों मिल रहा है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए कि अब तक जितना सेल्स टैक्स एचबीआर को मिल चुका है वो यहाँ नील की जगह आना चाहिए था ना। अब तक जितना सेल्स टैक्स एचबीआर को मिल चुका है वो फिगर यहाँ पर आनी चाहिए थी, इस जगह। लेकिन चूंकि बीच में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आ गया, तो एचबीआर ने क्या किया, उसको छोड़ दो, जो मिल गया मिल गया, अब नए सिरे से फिर से चार्ज करना शुरू कर दो। ठीक है,
तो अब यहाँ जो फिगर आनी चाहिए थी बहुत कम फिगर, यहाँ फिगर क्या आ रही है 4474। तो ये वजह है कि एचबीआर को टैक्स ज्यादा मिला और अल्टीमेट बर्डन किस पर जाएगा, एंड यूजर पर। तो मेरी बात गौर सुनो, बिजनेसमैन सेल्स टैक्स की वजह से अपना नुकसान नहीं करता है, उसके नुकसान हो रहे हैं उससे कुछ और रीजन है, कोरोना है और ठीक है ना, लाइट का मसला है और पर्ची का मसला है, जो भी मसले हैं वो अपनी जगह है। लेकिन सेल्स टैक्स के सब नुकसान नहीं कर रहा, सेल्स तो सारा सारा उसने आगे ट्रांसफर कर देना है। तो यही वजह है कि अल्टीमेट बर्डन किस पर जाएगा, एंड यूजर पर, और बेनिफिट गोज टू एफबीआर। अगर हमारे सिस्टम में बीच में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाता है तो बेनिफिट गोज टू एफबीआर। अच्छा, अब एक और चीज सुनेगा, वो ये है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे ले, देखिए नंबर 2 में गौर से सुनिएगा। अब एक तो हमने आपको बताया कि साहब बीच में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है, ओके, तो आपका इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ब्रेक हो गया और एफबीआर को टैक्स ज्यादा मिला। यहाँ देखिएगा हमारे नंबर 2 में यहाँ पर का फर्दर टैक्स आप भूल जाए फिलहाल, तो यहाँ इनपुट कितना है 1870, आउटपुट कितना है 1972। तो अगर आप ये होलसेलर हैं तो आप एफबीआर को सेस कितना पे कर रहे हैं 102, और 1870 आप ऑलरेडी अपने सप्लायर को पे कर चुके हैं। अब गौर से सुने, आगे जाकर के लिस्ट आएगी कि इनपुट टैक्स क्लेम करने की कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उनमें से एक भी कंडीशन पूरा न करें तो ये 1870 नील हो जाएगा, फिर वो इनपुट टैक्स आपका एडमिसिबल नहीं रहेगा, अलाउबल नहीं रहेगा, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो अब अगर सोचें, वो कंडीशन तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ईद के बाद, कल तो क्लास नहीं होगी। लेकिन सुने, अगर आप ये होलसेलर हैं और आपने एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की तो 1972 तो अपनी जगह रहा, इनपुट टैक्स 1870 की जगह कितना हो गया, नील। तो ये जो पे टू एफबीआर 102 है, अब फिगर क्या आएगी 1972। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी कंडीशन पूरा ना करना, बेनिफिट डायरेक्टली गोज टू एफबीआर, और अल्टीमेट बर्डन किस पर आना है, वो तो एंड यूजर पर आना है। तो अब आपका सारा आगे जाकर डिस्कशन ये होगा कि इनपुट टैक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, किस केस में इनपुट क्लेम कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते। अच्छा, आउटपुट टैक्स में तो आउटपुट चार्ज करना ही करना है, यानी आउटपुट टैक्स का चार्ज करना है तो करना है। हाँ, अगर गुड्स एग्जाम्प्ट है, जैसे मेडिसिन एग्जाम्प्ट है, वो अलग बात है, लेकिन अगर गुड्स टैक्सेबल हैं तो आउटपुट टैक्स चार्ज करना है तो करना है, उस पर वो कंडीशन नहीं है। जैसे आपने इनकम टैक्स में देखा ना, सेल्स पे कोई कंडीशन थी कि सेल्स रिकॉर्ड ना करो, नहीं, एक्सपेंसेस पे कंडीशन थी, ये कंडीशन फुलफिल नहीं की तो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड ना करो, उसको ऐड कर लो। कभी किसी जगह देखा आपने सेल्स में कंडीशन है नहीं पूरी करे, सेल्स माइनस कर लो, ठीक है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आउटपुट टैक्स पर कोई कंडीशंस नहीं है, जितनी भी कंडीशन वो सारी सारी इनपुट टैक्स के ऊपर होंगी, ठीक है। तो चलें, अब हम एक काम ये करते हैं कि ये एग्जाम्पल, अच्छा जो आज पढ़ा है वो अपने तौर पर जरा गो थ्रू कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और वैसे तो फिर आईसीबी के मैनेजमेंट डेली बेसिस पर जो लेक्चर्स हैं उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन अगर वहाँ से कुछ मसला हो मिसाल के तौर पर, या वहाँ आप एनरोल ना हो किसी वजह से, तो आप हमारे यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब चैनल खालिद पेटीवाला टाइप करें यूट्यूब पे जा करके, तो उसमें वहाँ पर आपको सेस के तकरीबन 47 वीडियोस हैं, ठीक है। तो उसमें जो पहला वीडियो है वहाँ से आप देखना शुरू करेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिवीजन में मिल जाएंगी, ठीक है। ओके बात, अच्छा अब उसके बाद हम जरा एक ये पैराग्राफ हम स्किप कर रहे हैं, अभी नहीं, ओके, ये सब स्किप करें, बाद में करेंगे, ओके। अच्छा, अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं जीरो सप्लाई एंड एक्शन सप्लाईज, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, आज मरहला हमने काफ़ी कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अब एक काम ये कीजिएगा कि आप इसको ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा, और ईद के बाद इंशाल्लाह जब हमारी क्लास होगी तो फिर हम जीरो सप्लाई और एक्शन सप्लाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं।
अच्छा, कल क्लास नहीं है। ICMA का एक मैसेज आया है कि फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे से शायद क्लासेस हैं। कल क्लास नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? चलें जनाब, अल्लाह हाफिज़।